नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। करेंगे आज शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के शो के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर अंशुल जैन, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं श्री लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के। अंशुल जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। हफ्ते की शुरुआत काफी धीमी रही, जो गिरावट है वो लगातार जारी है। और अंशुल जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पिछले हफ्ते हमने जब आपके एनालिसिस हो रही थी तो आपने कहा था निफ्टी ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है। पर ये जो गिरावट हो रही है, इसमें भी अभी क्या ऑल टाइम हाई की रखें तैयारी? देखिए, मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं बुलिश ही हूँ। अगर कोई डाउन मूव आता भी है या इंटरडे मूव्स ऑन द डाउन साइड मिलते हैं, मैं अवॉइड ही करके चलूंगा। आज भी मिड सेशन जब बाउंस बैक आया था तो हमने लॉन्ग प्ले किया था। प्रॉफिट बुक करने के बाद हम साइडवेज हट गए थे। सेकंड राउंड बाइंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौका मिलेगा, बट नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा। बट प्लेइंग ऑन द शॉर्ट साइड थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे। प्लेइंग ऑन द लॉन्ग साइड इज रिलेटिवली इजी। सो मैं लॉन्ग साइड में ही प्ले करके चलूंगा। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स मतलब ओपन आईलो चार्ट्स देखेंगे तो शायद आपको सपोर्ट ब्रीच दिखेंगे, लेकिन जब लाइन चार्ट पे आएंगे क्लोज टू क्लोज बेसिस पे तो आप देखेंगे कि जो लास्ट स्विंग हाई बना था 21 अगस्त का, वो हम्म। प्रोटेक्टेड है। अभी उसके हम बस उसी पे आके क्लोज किए, तो क्लोज टू क्लोज बेसिस पे हमने केवल स्विंग हाई रीटेस्ट किया है। और बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए। 4,80,000 कॉन्ट्रैक्ट, प्रिसाइसली बता दे रहा हूँ, 4,79,060 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है इंडेक्स नेट बेसिस पे। और इंडेक्स फ्यूचर्स पे देखेंगे तो 1,45,299 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट है एफआईआई के। अभी भी ओवरसोल्ड लेवल से नीचे ही एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन है। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट पोजीशन लेना अकलमंदी नहीं है। हाँ ठीक है, 100-200 पॉइंट की मूव आती है, डाउन मूव। अब हर अप मूव में कोई वर्टिकल अप मूव नहीं आती। अप मूव आती है, पुल बैक आता है, फिर अप मूव आती है। आप पुल बैक में शॉर्ट करके कमाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी अप मूव मतलब बड़ी वेव ऑन दी अपसाइड है, छोटी छोटी वेव ऑन द डाउन साइड है। तो ये छोटा छोटा लालच अवॉइड करके बड़ी वेव्स राइड करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा बनेगा। अच्छा, तो ये तो आपकी बढ़िया एनालिसिस हो गई निफ्टी पर। अब प्रेम मुराड़े जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं क्या 25,000 के नीचे डेंजर जोन है क्या? और देखिए, मेरे को नहीं लगता 25,000 के नीचे कोई ऐसी जोन भी है या डेंजर जोन भी है। मेरे हिसाब से मार्केट अपने सपोर्ट जोन को तलाशने की कोशिश कर रहा है। नॉट वेरी क्लियर। 25,250 से लेके 24,950 के बीच में हर जोन में आपको 25-30 पॉइंट नीचे सपोर्ट जोन मिल जाएगा। बट कौन सा सपोर्ट जोन कहाँ से बुलिश रिएक्शन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कल 20 डे मूविंग एवरेज से ठीक ठाक रिएक्शन आया था, आज वापस 20 डे मूविंग एवरेज पे आगे क्लोज किए हैं। बैंक निफ्टी पे 50 डे मूविंग एवरेज पे आगे क्लोज किए हैं। तो एज सच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आपका मार्केट बहुत टूट रहा है। इंडेक्स फ्रंट पे आप देखेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउनसाइड देखने मिले, बट इस समय इंडेक्स के बाहर ट्रेड्स ढूंढिए। मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी है, वहां पे स्टॉक्स ढूंढिए। ऑल राइट, तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी घबराने की कोई बात नहीं है। तो और गिरावट हम देख रहे हैं मार्केट में आ रही है। तो अंशुल जी, क्या ये बन रहा है एक बढ़िया बाय ऑन डिप का मौका? देखिए, मैं बाई ऑन डिप्स का प्लेयर कभी रहा नहीं। मेरे लिए अच्छा। बाई ऑन डिप के बाद, जब बाई ऑन डिप्स में मेरे लिए डिप आने के बाद जब पॉजिटिव रिएक्शन आता है, मैं तब बाई करता हूँ। मतलब डिप का तो मैं वेट करता ही करता हूँ, मगर डिप कितनी डिप हो जाएगी ये कभी पता नहीं होती है। तो डिप आने के बाद जब पहला पॉजिटिव रिएक्शन आता है वहां तक मैं वेट करता हूँ। उसके बाद जब पुल बैक आता है तो मैं बाई करना स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली स्पीकिंग, चार्ल्स डाउ की लैंग्वेज में बोले, डाउ थियरी की लैंग्वेज में बोले, फर्स्ट हायर लो, उसके बाद मैं लॉन्ग करना स्टार्ट करता हूं, ताकि मार्केट मुझे ये बता दे कि हाँ मैंने हायर लो बना लिया है। अब यहां से हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा। अब आराम से मैं पैसा दूंगा, अब जाके चौके छक्के मारना स्टार्ट करूं। चलिए, यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि डीआरएस इनसाइट्स पर आज अंशुल जी देने वाले हैं अपने टॉप पिक्स, यानी कि टॉप 10 पिक्स ऑफ मिस्टर अंशुल जैन आपको मिलेंगे इस शो में। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा आपको पूरा शो एंड तक, क्योंकि ये सारे पिक्स एक साथ नहीं, थोड़ी थोड़ी देर पर आपको मिलते रहेंगे अंशुल जैन की तरफ से। और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो जल्दी से हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि जहां
आप देख रहे हैं इतने दिग्गज एक्सपर्ट आ रहे हैं शो पर, तो उनसे सवाल पूछने का मौका आप कैसे खो सकते हैं। तो डीआरएस इनसाइट्स की जो मेंबरशिप है वो शुरू होती है सिर्फ 159 रुपीज से, दैट इज डीआरएस प्रीमियम, और कम से कम एक सवाल पूछने का मौका आपको उससे मिल जाएगा। डीआरएस डायमंड 599, जिसमें आप अप टू 5 स्टॉक से शेयर्स के बारे में अपने सवाल पूछ सकते हैं। बाकी डीआरएस सपोर्ट है जो कि 1199 में है आपका। अगर आप हमारा कंटेंट पसंद करते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने पोर्टफोलियो पे एक्सपर्ट की राय भी जानना चाहते हैं, तो उसका मौका भी आपको इस मेंबरशिप के थ्रू मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से हमें ज्वाइन कीजिए और अपने सवाल भेजने शुरू कीजिए। अंशुल जी, जितेंद्र जी है अपना सवाल लेकर आए हैं, जितेंद्र कौशिक, और इनका जो सवाल है वो है राइज रिको ऑटो पर। ऑटो सेक्टर हमने देखा थोड़ा अभी इतना अच्छा परफॉर्म, डाउन साइड ही है वो। तो रिको ऑटो पे इनके स्टॉक्स का जो प्राइस है वो है 107 पे इन्होंने बाइंग करी है, 107 पर। कह रहे हैं लॉन्ग टर्म का मेरा नजरिया है, कह रहे हैं मुझे वेट करना चाहिए। देखिए, रिको ऑटो 3 क्वार्टर में डी ग्रोथ देने के बाद फाइनली जून क्वार्टर में ईपीएस ग्रोथ देना स्टार्ट किया है। प्रॉफिट में रहा है लेकिन ईपीएस डी ग्रोथ रही है। पहली बार जून क्वार्टर आके ईपीएस ग्रोथ आना स्टार्ट हुई है। 1 रुपए 20 पैसे का ईपीएस आया है। 187% ईपीएस राइज है, 1% सेल्स राइज है, और मेनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है, जिसकी वजह से ईपीएस में ग्रोथ आई है। तो 3 क्वार्टर डी ग्रोथ के बाद ईपीएस ग्रोथ आई है। साथ में पूरे एक बॉक्स का या कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं। पूरा पैटर्न बना है 176 दिन का। ब्रेकआउट के बाद से 7 दिन हो गए सस्टेन करते हुए, तो किसी भी दिन बड़ी अपमूव आ सकती है। जब तक स्टॉक 95 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बिल्कुल लॉन्ग बने रह सकते हैं। ऊपर में कहीं भी 130-140 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। आइडियली स्विंग हाई जो है 138.28 पे, यहाँ तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। चलिए, ये तो बात होगी रिको ऑटो की। अब शशिधर जी हैं, ये अपना सवाल लेकर आए हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर। इनका जो बाइंग प्राइस है वो 858 का है। कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लूं क्या? एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आज जिस हिसाब से गिरा है, 10-20 डे मूविंग एवरेज को अप्रोच किया है, और वो भी राइजिंग वॉल्यूम के साथ। रिलेटिव वॉल्यूम 1.03 था टूवर्ड्स लास्ट 15-30 लास्ट सवा घंटे में काफी तेज सेलिंग आई है। आखिरी सवा घंटे में जो एकदम वर्टिकल डाउन मूव आई है, एकदम तेज सेलिंग है। स्टॉक को अब वापस से अपट्रेंड बनाना भी है, तो 1045 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, जो कि मुश्किल लग रही है। ऑन द डाउन साइड 940-950 का लेवल टूटता है तो तेजी से डाउन साइड 940 के नीचे बहुत तेज डाउन साइड बनेगी। बेटर है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, तो आपके हिसाब से इन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रेम मुरारी जी आए हैं, कह रहे हैं कि मैप माई इंडिया और नेट वेब टेक्नोलॉजी पर ये फ्रेश एंट्री कब कर सकते हैं? कह रहे हैं क्या इनका पिक्चर बेटर है? देखिए, नेटवेब इंडिया आपकी बस मिस हो चुकी है और बस अपने गंतव्य तक पहुंच भी चुकी है। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल मंडे 22 सितंबर को क्लियरली विजिबल है। नया ब्रेकआउट बनाने की कोशिश भी किया है, वो भी फेल हो चुका है। तो ओवरऑल स्टॉक में पुल बैक आते हुए दिख रहा है। पहले ये पुल बैक लेगा 3129 तक। अगर वो जोन सस्टेन हुई तो फिर नई अपसाइड बनेगी, जिसकी उम्मीद अभी फिलहाल कम लग रही है। पुल बैक अगर बिना वॉल्यूम के रहा तो फिर वापस से उम्मीद बनने लगेगी। तो नई अपसाइड के या नई फ्रेश विजन बनाने के लिए फिलहाल आप लेट हो चुके हैं। डेली वीकली मूविंग एवरेज भी काफी दूर है। सिमिलरली मैप माई इंडिया में एक्सट्रीमली नेगेटिव पैटर्न बन रहा है। टाइट रेंज में चल रहा है स्टॉक काफी समय से, 15-20 दिन हो गए हैं। 1620 रुपए टूटता है तो काफी तेज डाउन साइड ओपन हो सकती है। ओके अंशुल जी, क्या अब बल्कि आपके हम जी 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 हाँ, जो आप पूछने वाली है मैं वही बोलने वाला था। बल्कि इसकी जगह मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर देता हूँ। आप देख लीजिए सिरमा एसजीएक्स। सिरमा एसजीएक्स आप देख सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। आज 850 रुपए में हमने अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग इनिशिएट करके दिया है। 866 तक का हाई बना है, 858 चल रहा है। 5-7-8 रुपए में कोई खास बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई 5 रुपए 8 रुपए महंगा ले लेंगे, कोई बहुत महंगा नहीं कहलाएगा। आज फ्रेश ब्रेकआउट बना है, जैसा मैं आपका नेटवेब में बिफोर लास्ट वीक बना था 7-8 दिन पहले, और उसके बाद 2900 रुपए से स्टॉक लगभग 300-400 रुपए आराम से चला था। सिमिलर पैटर्न, सिमिलर ब्रेकआउट। आज का वॉल्यूम राइज 234% अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज है। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट कैंडल बनी है। 850 रुपए के आसपास लेके चलते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस करीब करीब 800 रुपए का बनेगा। तो जाने को 50 रुपए है
और आने के लिए कम से कम 150 रुपए, 1000 रुपए तक ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 1000 रुपए तक का टारगेट आपको कम से कम मिलेगा। स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके प्ले करना चाहिए। आपको याद होगा 177 रुपए पे मैंने L&T फाइनेंस बताया था कि 500 रुपए जा रहा है। आप कहीं भी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म टारगेट लगाए होते तो आप निकल गए होते। वो धीरे धीरे करके 250 रुपए आ गया है। अभी भी मैं बोलता हूँ टारगेट नहीं लगाना चाहिए। जो सेक्युलर बुल रन में होते हैं उनमें केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते चलिए। ऊपर से 10-15% खो देंगे आप, ये नो डाउट है कि ऊपर से 10-15% खोएंगे, लेकिन ये 10-15% शायद 100% रैली के बाद आएगा, 200% रैली के बाद आएगा, ये कहना इम्पॉसिबल है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते चलिए। 800 रुपए का इसमें बन रहा है और प्ले कीजिए जब तक मोमेंटम मिल रहा है। तो ये थी अंशुल जी की पहली टॉप पिक और आपको बता दिया इसमें स्टॉप लॉस 800 रुपए का अंशुल जी ने। अंशुल जी, विनोद कुमार जी अपना सवाल लेकर आए हैं वेंट इंडिया पर, WENDT, और इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 9750 का, और कह रहे हैं क्या मुझे अब इसमें करना चाहिए या मैं किसी और स्टॉक में शिफ्ट कर जाऊं। देखिए, जितना मेरे को याद है मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है, तो प्रमोटर तो बहुत अच्छे हैं, बट चार्ट पैटर्न एक्सट्रीमली वीक है। 59 डेज में 53% करेक्ट हुआ था। उसके बाद से 4 मार्च को बॉटम बना था और आज 139 डेज हो चुके हैं, एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर 11,700 नहीं तोड़ता और लास्ट टाइम 11,700 का हमने टारगेट भी दिया था जो कंप्लीट हुआ है। अपर एंड ऑफ द रेंज रिजेक्ट हुई है तो लोअर एंड ऑफ द रेंज 8,150 तक आते हुए दिख रहा है। बेटर स्विच कर लीजिए अगर आप थोड़ा सा पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो IOCL, HPCL, BPCL में शिफ्ट कर जाइए, आपको लंबा पैसा बन जाएगा। चलिए, अंशुल जी कह रहे हैं कि कायनाक टेक्नोलॉजी में क्या शिफ्ट कर सकते हैं इससे। और कायनाक कौन सा? टेक्नोलॉजी, KAYANC टेक्नोलॉजी, टेक। KAYNES है, केन्स टेक्नोलॉजी। इन्होंने तो वाई, हाँ वही होगी। केन्स टेक्नोलॉजी में पूरा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। देखिए, थोड़ा सा रिस्की है। फूफा जी नाराज हैं और इस समय उनकी नाराजगी IT की तरफ सबसे ज्यादा है, तो इट बिल्कुल। वुड बी रिस्की बेट। केवल चार्ट पैटर्न पे जा रहे हैं तो चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन IT थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन है। तो अगर वो रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं, 6,800 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो आप केन्स में शिफ्ट कर सकते हैं। ऊपर में 10,000 तक का टारगेट मिल सकता है। बट अगर थोड़ा सा सेफर बेट प्ले करना है कि FD का रिटर्न भी मिल जाए, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल जाए, तो IOCL, HPCL, BPCL ज्यादा अच्छे हैं। आपको डिविडेंड में FD का पैसा दे देंगे और कैपिटल एप्रिसिएशन आपको अलग से मिल जाएगी, तो बेटर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, अगर थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव या रिस्क अवर्स ट्रेडर हैं, लेकिन अगर आप बहुत एग्रेसिवली प्ले करते हैं तो केन्स बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल राइट, तो केन्स के बारे में हो गई राय। अब सत्य व्रत आचार्य जी आए हैं, ये अपना सवाल लेकर आए इरेडा पर। इरेडा पर इनका जो बाइंग प्राइस है वो 185 का है, कह रहे हैं कहाँ एवरेज कर सकते हैं। देखिए, एडा 140 का लेवल था एवरेज का, वहां से वापस ऑलमोस्ट गैप जो फिल करना था 163 के आसपास, उसको फिल करके हाई बनाया 163.35। अब ये पुल बैक में अगर 151 होल्ड करता है तो ठीक, नहीं वापस से 140 का लेवल रिटेस्ट करने आएगा। 140, 121 इसकी मेजर सपोर्ट जोन है और मेजर एक्यूमुलेटिव जोन है। ऑलराइट, और NHPC इनका 90 का इनकी बाइंग है, क्या इस पे भी कह रहे हैं एवरेज कहाँ कर सकते हैं। देखिए, NHPC अगर 89 निकालता है तो 98 रुपीज का टारगेट खुल जाएगा। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा या मोस्ट लाइकली वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अंशुल जी हमारे मेंबर हैं ND प्रजापति जी, लॉरेंजिनी अपैरल्स पर ये कह रहे हैं कि 12.55 पर इनका जो एवरेज प्राइस है, और कह रहे हैं क्या करूं, होल्ड करूं या फिर कोई कहीं और शिफ्ट कर जाए। देखिए, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 36 रुपए से स्टॉक 10 रुपए आ चुका है। 196 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले 3 क्वार्टर में लॉस में रही है कंपनी, जून क्वार्टर में प्रॉफिट में आई है। EPS टी ग्रोथ -162, -1992, -52% है। जून क्वार्टर में सेल्स भी घटी है, जो एवरेज 13-15 करोड़ की थी वो घट के 9 आ गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन 0 है। तो फंडामेंटली तो स्टॉक एकदम खराब लग रहा है, टेक्निकली और ज्यादा खराब लग रहा है। बेटर है कि आप यहाँ से स्विच करके
आप टोलिंस टायर में नहीं, आप बेटर है आप चले जाइए एडलवाइस में, एडलवाइस फाइनेंस। एडलवाइस अगर आप देखेंगे, एडलवाइस ये आपका आज का सेकंड पिक हो जाएगा। जी। एडलवाइस में 47 डेज का कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट है, राइट साइड में 15 डेज की टाइटनेस है। आज ओपन लो के साथ चल के राइट एट ब्रेकआउट पॉइंट आके क्लोज किया है। यहाँ से 121.50 निकालता है अगर काउंटर, तो 140 142 रुपए तक की अपसाइड बहुत आराम से स्टॉक में मिल जाएगी। चलिए, तो एडलवाइस हो गई अंशुल जी की सेकंड टॉप पिक जो आप लोगों को मिल चुकी है। अब सुशील पाल जी हमारे डायमंड मेंबर हैं, कह रहे हैं प्रणाम सर, और कह रहे हैं सर शॉर्ट टर्म के लिए वो पूछना चाह रहे हैं कि वेदांता, धानी और मोरपेन लैब के बारे में। देखिए धानी अच्छा लग रहा है, लेकिन वही है, अच्छा लगते लगते चल नहीं पा रहा है और आज थोड़ी सी सेलिंग देखने के लिए मिली है। बट जब तक ये स्टॉक 62 और 60 की जोन प्रोटेक्ट कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि पुल बैक है और 76 आ जाएगा। 60 रुपए के नीचे हम स्टॉक में बेरिश हो जाएंगे। मोपेन लैब में 54.89 का मेजर रेजिस्टेंस था जिसको रिजेक्ट किया है। अगर ये स्टॉक 50 रुपए बचा लेता है तो ठीक है, अगर 50 रुपए नहीं बचा पाता है तो 42 रुपए 60 पैसे आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। ओ, और वेदांता पे? वेदांता, देखिए वेदांता 451 के आसपास घूम रहा है, ब्रेकआउट लिया है। ब्रेकआउट लेने के बाद से 1 2 3 4 5 दिन निकले इनसाइड बार में, तो स्टॉक जब तक 440 के ऊपर होल्ड कर रहा है, आई बिलीव 489 तक निकल जाएगा। बट मेटल काउंटर्स में बहुत अच्छी रैली बनी है। वेदांता थोड़ा सा लेगाड़ रहा है, बट आई बिलीव कि ये स्टॉक 600 रुपए तक जाते हुए आपको दिखेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है, ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रही है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं वेदांता में इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है, पर ट्रेडर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी अभी नहीं दिख रही है। सिराजुल जी हैं, अमार राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी पर इनका सवाल है, और 1137 की इनकी बाइंग है, 1137 की। कह रहे हैं 12% लॉस में हूं, क्या करूं सर, प्लीज बताइए। देखिए आप बहुत भाग्यवान है, 12% लॉस में है। ये स्टॉक 197 दिन में 52% अपने ऑल टाइम हाई से गिरा है। 1700 रुपए से गिरते गिरते इसने लो बनाया है 827 रुपए का, और पुल बैक दे रहा है। पुल बैक शायद 1100 रुपए तक चला जाए। 1100 रुपए मिले तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। जितनी जल्दी स्टॉक से कन्वर्ट करके किसी अप ट्रेंडिंग काउंटर में चले जाएंगे, आपको फायदा रहेगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं, इतना ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, मल्टीपल एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, बट हर कोई आपको मछली पकड़ के नहीं दे देगा। एट वन पॉइंट आपको मछली पकड़ना खुद सीखना पड़ेगा, या एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि मछली बाजार कहाँ पे है या मछली कैसे पकड़ी जाती है। कम से कम इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल चैनल्स पे मैं बता चुका हूं, आपके चैनल पे भी एक बार बताता हूं, हमेशा 10 एंड 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगा के रखिए। पीरियड इसलिए बोल रहा हूं कि आप शायद डेली चार्ट देख रहे हो, वीकली देख रहे हो, मंथली देख रहे हो, 75 मिनट का देख रहे हो। 75 मिनट से नीचे का मैं कभी सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। डेली से नीचे तो मैं जाता, मतलब मैं डेली के नीचे सजेस्ट नहीं करता, 75 मिनट के नीचे मैं जाता ही नहीं हूँ। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देखें 10 और 20 का मूविंग एवरेज लगा के रखिए। 10 अबाउट 20 आप कभी भी पूरे चार्ट पे लगा के अभी होमवर्क कर लीजिएगा ये शो खत्म होने के बाद। 10-20 मूविंग एवरेज लगा के चार्ट देख लीजिए। जब भी 10 अबाउट 20 है और प्राइस इन दोनों के ऊपर है, तभी अप ट्रेंड बनाए और तभी पैसा बनाए, नहीं तो फिर वेल्थ डिस्ट्रॉयर ही रहे हैं स्टॉक। भले वो कितना अच्छा नाम क्यों ना रहा हो, भले वो रिलायंस ही क्यों ना रहा हो, अगर 10 बिलो 20 आया और प्राइस दोनों के नीचे आई है तो डाउन ट्रेंड बनी है, और डाउन ट्रेंड में कोई भी पैसा नहीं बनाता। तो सिंपल सा है, सवाल पूछने के पहले खुद ही आप 10-20 मूविंग एवरेज लगा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक है कि डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। उसके बाद किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए कि इसमें रिवर्सल बन सकता है क्या, कोई पैटर्न बन रहा है क्या। इस टाइप के सवाल अगर पूछेंगे तो आपकी नॉलेज भी अपडेट होगी। तो चलिए, ये मिल गया आपको अंशुल जी का 10-20 वाला मूविंग एवरेज का फॉर्मूला, जिसमें आप थोड़ी सी अपनी भी स्टडी कर सकते हैं स्टॉक्स के बारे में। अंशुल जी, अब आपकी एक और टॉपिक हो जाए। देखिए आपको नजर रखना चाहिए टोलिंस टायर पे। अब इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है टोलिंस टायर। इसमें एक फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बना है। वीकली चार्ट पे 2 इनसाइड बार बनी है, एक बड़ी ब्रेकआउट बार बनी थी जिसमें वीकली चार्ट पे 1954% वॉल्यूम राइज था बिफोर लास्ट वीक 8 सितंबर वाले वीक में।
20.5 मिलियन शेयर्स की बाइंग हुई थी। उसके बाद से लास्ट वीक इनसाइड बार रहा है, करंट वीक अभी भी इनसाइड बार है। मदर बार का हाई है 202 रुपए। जैसे ही 202 रुपए निकलेगा, इस स्टॉक में एक छोटा सा रेजिस्टेंस 223.50 पे है, क्योंकि वीकली स्विंग आई है। बट इसका एक्चुअल 223.50 रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक्चुअल टारगेट इसका बनेगा 259.20, जो ऑल टाइम हाई है। तो टोलिन स्टार पे ध्यान रखिए। अगर ये वीक इनसाइड बार रह जाता है, मोर द मेरियर। लास्ट वीक इनसाइड बार था, ये वीक भी इनसाइड बार रह जाता है, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। 202 के ऊपर जैसे टिकेगा स्टॉक, सीधा ऑल टाइम हाई के लिए चलेगा। चलिए, ये हो गई अंशुल जी की तीसरी टॉपिक, टॉलिंस टायर। अंशुल जी, अब रामू रेड्डी जी लेकर आए हैं अपना सवाल, टाटा केमिकल्स पर है और इनका शॉर्ट टर्म व्यू है। कह रहे हैं मेरा बाइंग प्राइस है 1010। देखिए, टाटा केमिकल का तो टारगेट ही हमारा 1,000 रुपए का था। बार बार हम 918 पे बाइंग और 990 1,000 पे सेलिंग बता रहे थे। ये थर्ड टाइम टारगेट आया था 918 से 1,000 का। तब भी मैंने कहा था, मेरे को याद है 17 सितंबर लास्ट वेडनेसडे मैंने कहा, आपके शो पे भी बताया था कि टारगेट कंप्लीट हो गया है, प्रॉफिट बुक करके निकलिए। नेक्स्ट टाइम में जब 1,000 रुपए के ऊपर टिकना चालू करेगा तब खरीदेंगे। फिलहाल के लिए पुल बैक है। पुल बैक अपने पहले सपोर्ट जोन पे आ गया 951। अगर नहीं प्रोटेक्ट होता है तो वापस मेजर सपोर्ट जोन 900 918 तक जाएगा। नेक्स्ट लेग में जब भी 990 निकलेगा, 990 1020, सीधा 1132 जाएगा। तो आपको अपना या तो हॉरिजॉन बढ़ाना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टर हैं, और ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी कटता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी कटता हुआ दिख रहा है। वेल, आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर हैं जय शिव जी। लकी सब्सक्राइबर वो होता है जिसने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है, लेकिन वो आज के हमारा पिक है फॉर द डे, जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं। तो जय शिव जी कह रहे हैं सर, क्योंकि ये बहुत बड़े फैन हैं आपके, कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका अंशुल जी, और अपना सवाल भी लेकर आए हैं आपके लिए। कह रहे हैं टाटा टेक पर बताइए सर, क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या एवरेज करना चाहिए? मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 680 रुपीज का। देखिए, टाटा टेक में पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की कोई भी सलाह नहीं रहेगी। मैं अपने पूरे स्टॉक को होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। बुधवार को हमने जो मार्केट में देखा कि बहुत सा मोस्टली सेक्टर्स में हमने डाउनफॉल, लेकिन एक डाउनफॉल देखा, लेकिन एक सेक्टर जो चला वो है एफएमसीजी सेक्टर। तो इसकी क्या वजह रही? और देखिए, डिफेंसिव चले हैं, क्योंकि मार्केट 4 दिन से करेक्ट हुआ है तो डिफेंसिव चलना लाजमी था। इसलिए एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ी बाइंग आई है, थोड़ी बहुत फार्मा स्टॉक्स में बाइंग आई है, बट शॉर्ट लिव्ड रहेगी। मेरे को बहुत लंबा चलता हुआ नहीं दिख रहा है ये। तो रैलीज पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। उसमें गॉडफ्रे फिलिप थोड़ा सा अलग है, वो एक अलग अपने उसमें चल रहा है, एक्सप्लेट एक्सपोनस हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटिलिटी रह सकती है, बट वहां भी 3814 का पोस्ट स्प्लिट अगर एडजस्टेड प्राइस देखें, 3814.65 का ब्रेकआउट फेल हुआ है। बट डाउन साइड खुलेगी 3320 टूटने के बाद। तो जब तक 3320 प्रोटेक्टेड है, गॉडफ्रे फिलिप ठीक लग रहा है। बट पूरा सेक्टर अगर नीचे जाता है तो ये इकलौता स्टॉक बहुत लंबे समय तक तो आउटपरफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो सेल ऑन रैलीज की सलाह रहेगी। अंशुल जी, आपको एक टॉपिक आपका अगर इस सेक्टर में से है, नहीं तो किसी और में से? देखिए, मैं इस सेक्टर में तो बिल्कुल भी बेरिश हूँ अगले 1 डेढ़ साल के लिए। चलिए, बट एक स्टॉक है लॉरस लैब, इसको आप देख सकते हैं। लॉरस लैब हमको बहुत बेहतरीन लग रहा है। इस स्टॉक में बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, केवल 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, 889 का। जाने के लिए 20 रुपए है, आने के लिए कम से कम 100 रुपए है। 1,000 रुपए का टारगेट दिख रहा है, और अगर 1,000 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो 1,040 1,050 तक भी ये स्टॉक आ सकता है। ऑल राइट, तो ये हो गए लॉरस लैब आप लोगों के लिए। अंशुल जी, अब जो आईटी सेक्टर का चल रहा है हाल, और आईटी सेक्टर को काफी हम देख रहे हैं करेक्शन आ रहा है या गिरावट आ रही है शेयर्स में, तो आईटी सेक्टर पर आने वाले वक्त में क्या व्यू रखते हैं आप? देखिए, फूफा जी की मेहरबानी है, अगर ये सब चीज निकल गई तो आईटी ऑलमोस्ट बॉटम्ड आउट है। आईटी में डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है, अपसाइड एटलीस्ट ऑल टाइम हाई की है मेजर फोर में, और उसके बाद 10% एक्सटेंशन की है। तो खोने के लिए, जैसे एक स्टेज पे हम ऑटो के लिए बात करते थे कि ऑल टाइम हाई से 20% नीचे है, यहाँ से खोने के लिए 5-7% है, पाने के लिए ऑल टाइम हाई +10% है।
चारों स्टॉक जो हमने डिस्कस किए थे ऑल टाइम हाई पार करके 10% एक्सटेंशन ले चुके हैं। अब आईटी में सिमिलर चीज दिख रही है, डाउन साइड ऑलमोस्ट डन है। हो सकता है थोड़ा सा बेस बनाने के लिए साइडवेज रहे, बट इवेंचुअली इन स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई जाना है और उसके ऊपर 10% एक्सटेंशन लेना है। तो मैं तो बुलिश हूँ इन स्टॉक्स पे। पर अभी आईटी में पैसे नहीं लगाने हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अभी आपको पैसा लगाना है, यही तो समय है जहां पे आपको पैसा लगा के छोड़ना है। 3018 के आसपास इन्फोसिस टीसीएस मिल जाए, कहीं भी 1500 के नीचे या 1420-30 के आसपास आपको इन्फोसिस मिल जाए, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये चार स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको पैसा लगा के छोड़ना है, क्योंकि सबसे पहले ऑल टाइम हाई इन चारों स्टॉक्स में लगेगा। इवन बिफोर जो चीज ऑटो स्टॉक्स में हुई थी कि ऑटो हाँ। इंडेक्स ने अभी ऑल टाइम हाई लगाया, लेकिन जो चार स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे थे वो ऑल टाइम हाई के 10% ऊपर निकल चुके हैं। सिमिलरली ये चार स्टॉक्स जब तक ऑल टाइम हाई लगाएंगे, ऑल टाइम हाई से 10% ऊपर जाएंगे, तब आईटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगाएगा। तो इन्हीं चार स्टॉक्स में इन्वेस्टर हैं तो पैसा लगा के चलते रहिए, ट्रेडर हैं तो अभी अवॉइड कीजिए। ऑल राइट, इन्वेस्टर हैं तो पैसा लगा के चलें, ट्रेडर हैं तो अवॉइड कर सकते हैं अभी। विनोद पटेल जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार मैम और अंशुल सर। नमस्कार विनोद जी। एनसीएल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान जिंक के शेयर बाय कर सकते हैं क्या? और देखिए हिंदुस्तान जिंक में बहुत अच्छी सलाह तो नहीं दे पाऊंगा। ऊपर में 470 रुपये निकलता है तो कुछ अपसाइड बन सकती है 528 की। बाकी मेरा इस काउंटर में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। 197 डेज में 51% करेक्ट करने के बाद एकदम साइडवेज एक रेंज में 527 ऊपर नहीं तोड़ रहा है, 390 नीचे नहीं तोड़ रहा है, और मोस्ट लाइकली इस रेंज में अगर 2-3 साल भी काट दे तो मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। दूसरा इनका एनसीएल इंडस्ट्री, देखिए 4 क्वार्टर में 5 क्वार्टर के मेरे पास रिजल्ट है। 5 में 4 क्वार्टर ईपीएस टी ग्रोथ के बाद पहला ही बार जून क्वार्टर में 59% ईपीएस ग्रोथ आई है। ईपीएस टी ग्रोथ है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट चूंकि ईपीएस टी ग्रोथ है तो कंसोलिडेशन में फंस गया था। 237 240 का ब्रेकआउट लेता है तो स्टॉक में 300 रुपए तक की रैली आएगी। फिलहाल अवॉइड कीजिए। 237 238 निकलता है तो लॉन्ग कीजिए। ऑल राइट, 27 238 निकलता है तो देख सकते हैं। अंशुल जी, आपके पिक्स का नंबर आ गया है। और देखिए आई बिलीव आपको यहाँ से एस्ट्रा माइक्रो पे ध्यान देना चाहिए। एस्ट्रा माइक्रो हमको अच्छा लग रहा है। इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग भी हो सकते हैं। पूरा कप कैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बड़ा बना था 19 सितंबर को, उसके बाद से थर्ड डे ऑफ कंसोलिडेशन है। हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया हुआ है। यहाँ से अगर स्टॉक 1078 नहीं तोड़ता है तो ऊपर में 1300 रुपए कम से कम टारगेट आपको मिल सकता है। तो खोने के लिए 50 रुपए है, पाने के लिए लगभग 200 रुपए है। चलिए, ये तो हो गया एस्ट्रा माइक्रो। और एक और बोनस पिक हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए मैं एकदम यहाँ पे आपको बहुत छोटा, बहुत टाइट वीसीपी पैटर्न बना हुआ है कप हैंडल से थोड़ा सा एक्सटेंड होते हुए। पहला जो कॉन्ट्रैक्शन था 14.5% का था, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन 9.9% का था, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रीमली टाइट है, हमको 8% या उससे कम चाहिए होता है। उससे ज्यादा 4.2% का कॉन्ट्रैक्शन है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये देख के चलिए। ये अगर स्टार वाइज रेटिंग करें तो ये 5 स्टार पैटर्न बनता है। क्रेडिट अच्छा। एक्सेस ग्रामीण बढ़िया वॉल्यूम पैटर्न है, बढ़िया कंसोलिडेशन है, ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। वॉल्यूम के साथ 1400 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट बनता है तो इस स्टॉक में आपको बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए। 1650 रुपए का कम से कम टारगेट और फटाफट मिलेगा। तो अच्छा। ब्रेकआउट 1400 के ऊपर आएगा, वॉल्यूम के साथ आना चाहिए, ओपन लो के साथ आना चाहिए, तब आपको बाई करना है। 1650 का टारगेट मिलेगा। अगर बनता है तो हम जरूर अपने क्लाइंट्स को लॉन्ग रिकमेंड करेंगे। चलिए, तो हो गई बढ़िया से आपकी अनदर टॉप पिक। नीरज गर्ग जी हैं, आप कह रहे हैं कि सर मैं अंशुल जी, मैं आपके बताए हुए स्टॉक्स को बहुत फॉलो करता हूँ और एरिस इंफ्रा के ऊपर ये कह रहे हैं मेरे पास जो शेयर्स हैं वो है 166 के रेट पर। प्लीज अपना व्यू बताइए। देखिए एरिस इंफ्रा में 179 का हमारा टारगेट था, 174 का हाई बना था। 821% वॉल्यूम राइज पे हम अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक कराए हैं।
ऑन द डिप्स जब भी 153.75 के आसपास अगर बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम वापस से बाय इनिशिएट करेंगे 179 के टारगेट के लिए। ओके, और इंद्रा मेडिको के ऊपर भी आपकी सलाह मांग रहे हैं। इनका बाइंग प्राइस है 504 रुपए का। देखिए, इंदिरा मेडिको में प्रॉब्लम ये है कि एक बढ़िया कप कैंडल पैटर्न बना था, ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट फेल हुआ 11 सितंबर को और फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशन में 429 तक आ सकता है। 429 टूटने के बाद काफी डाउनसाइड ओपन अप हो सकती है। ओके, तो ये हो गई इंद्रा मेडिको के बारे में। वेल, अब मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स को ये बताना चाहूंगी कि आप अपने सवाल, अपनी राय हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9211591685। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपकी कोई राय है और कोई सवाल है तो आप वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9211591685। अब अंशुल जी, प्रभात नारायण जी अपना सवाल लेकर आए हैं और 2-3 स्टॉक्स ये लेकर आए हैं। कह रहे हैं केपीआई ग्रीन, एनटीपीसी ग्रीन और अडानी ग्रीन और टाटा पावर। कह रहे हैं इनमें से कौन सा बेटर है अगर 5 साल के लिए लेना हो? देखिए, अदानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, नहीं तो मैं वही बताता क्योंकि सबसे बेस्ट स्टॉक वही है। तो अदानी ग्रीन पे कोई बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। दैट बीइंग सेड, सरकारी कंपनियों पे तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा। मेरा बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वैसे भी सब में बाइंग क्लाइमेक्स दिख रहा है। तो आप टाटा पावर देख सकते हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में अदानी ग्रीन है, मेरे को 1733 रुपए तक का टारगेट दिख रहा है, तो उस हिसाब से मैं प्ले कर रहा हूँ। तो अपने हिसाब से एक बार आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए प्रभात नारायण जी, आपको मिल गई सलाह अंशुल जी की। अंशुल जी, अब नंबर आ गया है फिर से आपके टॉप पिक का। देखिए, ABFRL पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ABFRL ओके, इस स्टॉक में भी काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है। पूरा राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना है। जैसे ये स्टॉक 94 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, ऊपर में करीब करीब 107 रुपए तक की अपसाइड बन सकती है। ओवरऑल इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई जाना है 121 रुपए, और ऑल टाइम हाई का जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो स्टॉक में 150 रुपए तक की अपसाइड बनेगी। तो 91 रुपीज चल रहा है। स्लो एंड स्टडी 1 सवा साल में 150 रुपए का टारगेट दिख रहा है। तो छोटे छोटे अपमूव्स प्ले करते चलिए। फिलहाल का ब्रेकआउट 94 के ऊपर है। अंशुल जी, डिफेंस सेक्टर से आपका कोई खासा लगाव तो नहीं है, पर अब डिफेंस पर अभी आप क्या व्यू रख रहे हैं इस वक्त भी? देखिए, मैं अभी भी मेरे को डिफेंस में कोई स्टॉक्स ऐसे नहीं दिख रहे हैं। ऑफ लेट जब इंडिया पाकिस्तान वॉर निकला उसके बाद से 38 दिन में 30% अपसाइड से करेक्शन हो चुका है। BDL में HAL भी ऑन वीकर नोट दिख रहा है। तो मेरे को डिफेंस में कोई बहुत अच्छी मूव्स नहीं दिख रही। मैं अवॉइड करके चलूंगा इस सेक्टर को। तो BEL को भी अवॉइड किया जाए? देखिए, एक आध स्टॉक इधर उधर चल सकते हैं, बट ओवरऑल मेरे को पूरा सेक्टर वीक लग रहा है। तो एक आध स्टॉक कोई बुलिश भी होगा तो इवेंचुअली सेलिंग आती हुई इसमें दिखेगी। तो मैं पूरे सेक्टर को ही अवॉइड करके चलने के मूड में रहूंगा। ओके अंशुल जी, FIIs की सेलिंग भी एक बड़ी वजह है क्या जो हम मार्केट में गिरावट देख रहे हैं? देखिए, अगर इंडेक्स फ्रंट पे देखें, क्योंकि ओवरऑल तो आपको डेटा पे एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखती है कि क्या चल रहा है, बट इंडेक्स पोजीशंस अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आता है क्या सेलिंग हो रही है। तो जवाब है ना, यहाँ पे सेलिंग नहीं हो रही है। एटलीस्ट ऑन द इंडेक्स फ्रंट शॉर्ट पोजीशंस नहीं बन रही है। जो बनी हुई है उन्हीं को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर और एक आध दिन पुल बैक लेने के बाद 2-3 दिन का हाई अगर क्रॉस होता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग इंटेंसिफाई होगी और हम वापस तेजी पकड़ते हुए दिखेंगे। तो जो 24,400 से रैली स्टार्ट हुई है, ये पॉज इन द ट्रेंड है, ना कि रिवर्सल है। दिस इज जस्ट अ पॉज इन द ट्रेंड। किसी भी दिन 5 से 8 दिन का करेक्शन होता है। 5 दिन हो चुके हैं। अगर खिंचा तो 8 दिन तक खिंच जाएगा, बट इवेंचुअली जाना इंडेक्स को ऊपर ही है। ओके, तो आप कह रहे हैं जाना इंडेक्स को ऊपर ही है। अब अंशुल जी, कोई ऐसा स्टॉक जो आपके हिसाब से छुपा रुस्तम साबित हो सकता है? पैसा लो डिजिटल में हाँ, हमारा काफी अच्छा। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि हम बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं, हम कोई ब्रेकआउट या स्ट्रेंथ नहीं प्ले कर रहे हैं। हम अच्छा, बाउंस बैक प्ले कर रहे हैं, और वो भी इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि बेस के अंदर मल्टीपल इंस्टीट्यूशन कैंडल्स हैं और पूरा बेस एकदम बोरिंग, जिसको कहते हैं एकदम बोरिंग बेस बना है 118 दिन का। और जितना बोरिंग बेस होता है उतना अच्छा होता है
जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो, छोटी छोटी कैंडल स्लो वॉल्यूम की बन रही हो, और बीच बीच में एक आध दिन ऐसा आता हो जहां बड़ा इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम रहे, मतलब 500% 800% की बाइंग हो, फिर 8-10 दिन के लिए एकदम शांत हो जाए कि रिटेल का इंटरेस्ट डाई डाउन हो जाए, फिर एक बड़ी कैंडल आए, उस टाइप का पूरा 118 दिन का पैटर्न बना के बढ़िया 30% की रैली ले चुका है। तो वीक लॉन्ग्स जो थे वो इस रैली में एलिमिनेट हो चुके हैं। अब यहां से अगर ये स्टॉक 40-41 रुपए का ब्रेकआउट लेता है तो सीधा सीधा टारगेट इसका बनना चाहिए 64 रुपीज का। तो इस स्टॉक ओके, पे हम काफी बुलिश हैं। ऑलराइट, तो स्टॉक को लेकर आप काफी बुलिश हैं। अंशुल जी, अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट आ रही है, पर उम्मीद है आने वाले वक्त में रिकवरी की। देखिए, ऑटो सेक्टर जब ऑल टाइम आई से 20% नीचे था, तब से हम ऑल टाइम आई से 10% ऊपर की बात कर रहे थे। हम्म। 30% रैली कर चुके हैं स्टॉक्स। तो अब ऑब्वियस है कि या तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर नया बेस बनाने जाएगा। तो नया बेस बनाने भी एक बार नीचे आएगा, उसके बाद रेक्टेंगल पैटर्न भी बनना है, तो ऊपर नीचे करना होगा। तो अब ऑटो में बहुत ज्यादा पैसा बनता हुआ नहीं दिखेगा। जब तक था तब तक हमने बहुत रिकमेंड किया। अब हम आईटी से निकल के ऑटो से निकल के मेटल्स में जाना स्टार्ट कर चुके हैं। ऑलराइट, सो टाटा मोटर, टीवीएस और मारुति सुजुकी के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, बुक करके एग्जिट करना चाहिए। टाटा मोटर ऑन द पुल बैक थोड़ा बहुत ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेग में टाटा मोटर एक बार 735-803 तक जा सकता है। ऑलराइट, अंशुल जी, आपने मेटल सेक्टर की बात करी, तो मेटल सेक्टर में कोई ऐसे आपके फेवरेट स्टॉक्स जो आप कह रहे हैं नियर टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, सबसे बेहतरीन तो टाटा स्टील है। टाटा स्टील में अभी 48 डेज का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट है, वापस ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। ऊपर में 225 का अभी भी हमारा टारगेट ओपन है। तो आप टाटा स्टील देख सकते हैं। हिंडाल्को को बहुत पसंद है। हिंडाल्को प्रोबेबली ये 1000 तक जाते हुए दिख सकता है। इस स्टॉक में भी हमको काफी अच्छी अपसाइड दिख रही है। 7-8 दिन हो गए पुल बैक के। किसी भी दिन 755 रुपये निकालता है तो वापस 780-790 तक की अपसाइड बन जाएगी। तो ये दोनों आपके पिक्स हैं क्या? मैं पर्सनली अपने लिए टाटा स्टील सेलेक्ट करके रखूंगा। आपके दर्शक हिंडाल्को और वेदांता देख सकते हैं। ओके, हिंडाल्को एंड वेदांता आप कह रहे हैं देख सकते हैं। अंशुल जी, अब हमारे एक और लकी सब्सक्राइबर हैं आज के, वो हैं सुनील बेलवाल। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस पर इनका जो कह रहे हैं एग्जिट लेवल प्लीज बता दीजिए सर। मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 59 रुपीज का। ये रतन इंडिया 53 के नीचे अगर क्लोज करता है तो स्टॉक में वीकनेस पड़ेगी 49 से लेके 44 तक के बीच में। ओके, तो एग्जिट लेवल इनका यही रहना चाहिए। 53 के नीचे तो क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। 53 के नीचे अगर क्लोज करता है तो स्टॉक में क्लियर कट एग्जिट की सलाह रहेगी। ऑलराइट, आप कह रहे हैं अगर 53 के नीचे आता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लेना चाहिए। तो सुनील जी, आपको मिल गई सलाह। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप हमारी मेंबरशिप ले लें और अपने सवाल और अच्छे से हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकेंगे आप। अंशुल जी, आज आप हमारे शो में आए, आपने इतने बढ़िया पिक्स दिए हमारे सारे व्यूअर्स को। आई एम श्योर बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और आपका 10-20 का फॉर्मूला भी लोगों ने जाना। तो कुछ सोच कर समझ कर ही अब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए अपने पैसे को कहीं भी मार्केट में लगाने के लिए। बताइए, कोई टॉप पिक्स रह तो नहीं गए आपके? एक एक रह गया मैडम, जैसे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण मैंने बताया था, जी 5 जी। स्टार पिक रहेगा। आउट ऑफ ऑल जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, अगर आप बोलें कि मैं सिर्फ 2 स्टॉक ले सकता हूँ, बाकी हम्म। मेरे को छोड़ना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ 2 स्टॉक लेना है, तो पहला क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण रहेगा, ऑन ब्रेकआउट में बाई करूंगा। दूसरा स्टॉक है चोलामंडलम फाइनेंस, चोला फिन। अच्छा। इसमें भी वीसीपी कॉन्ट्रैक्शन, कब कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है। पहला कॉन्ट्रैक्शन 16.5% का था, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन केवल 2% का है। केवल 2%, मतलब पहला 16% और दूसरा केवल 2%, मतलब उसका 20% भी नहीं है पहले कॉन्ट्रैक्शन का। अच्छा। और दो इनसाइड बार पैटर्न भी बनी हुई है। कहीं भी इस स्टॉक में अगर ब्रेकआउट आता है 1645 के ऊपर, एकदम फटाफट इस स्टॉक को बाई करना चाहिए। होने के लिए आपके पास 40 रुपए 45 रुपए रहेंगे, यानी 1600 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर ये स्टॉक चला 1645 के ब्रेकआउट के बाद चला, 45 रुपए की रिस्क रहेगी। और ऊपर में 350 रुपए ऊपर, यानी 2000 रुपए तक का टारगेट रहेगा। तो आंख बंद करके क्रेडिट एक्सेस और चोलामंडलम फाइनेंस,
इन दो पे मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा, और अगर मेरे को पर्सनली ट्रेड करना है तो मैं इन दो स्टॉक्स में ट्रेड करूंगा। एक आखिरी तीसरा, अगर थोड़ा सा मैं पुश करूं कि दो नहीं तीन स्टॉक्स ले सकता हूं, अरे वाह। तो मेरा तीसरा स्टॉक रहेगा ग्रासिम। पहला कॉन्ट्रैक्शन था 20.9% का, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन था 7.9% का, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है 3.9% का। केवल 4% का कॉन्ट्रैक्शन है। तो जैसे ही स्टॉक में 2910 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा, अभी तो 2807 रुपए चल रहा है, तो प्रोबेबली 15-20 दिन और ले सकता है, एक और कॉन्ट्रैक्शन बना सकता है, वो 4% से कम होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट 2910 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा, 2880 2900 का रेजिस्टेंस जोन है, मैं और 10 रुपए बफर देके 2910 मान ले रहा हूँ। 2910 निकला, ये स्टॉक 3400 रुपए की तरफ चल जाएगा। तो अच्छा। टॉप पिक सबसे बेस्ट अगर मेरे लिए कोई है तो चोलाफिन, फॉलोड बाय ग्रासिम, फॉलोड बाय क्रेडिट एक्सिस। ऑल राइट, आप कह रहे हैं चोलाफिन 1, ग्रासिम 2 और क्रेडिट क्रेडिट एक्सिस एक्सिस 3। 3। चोलामंडलम फाइनेंस के आप थोड़े से लेवल्स फिर से डिस्कस कर सकते हैं क्या अंशुल जी? देखिए, चोलामंडलम फाइनेंस में 1645 के ऊपर ब्रेकआउट चाहिए, 1645। अगर ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद ही बाई करना है, अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है। 1630 है, 1645 का ब्रेकआउट मिलता है तो 1600 के स्टॉप लॉस से बाई करना है। 4-6 महीने के लिए छोड़ देंगे तो उसके पहले ही आ जाएगा, बट एक बार दिमाग में 4-6 महीने मान के चलिए, ऊपर में 2000 तक का टारगेट दे देगा स्टॉक। चलिए, ये तो हो गया डबल बोनांजा हमारे सारे व्यूअर्स के लिए। अंशुल जी, थैंक यू सो मच इतने एफर्ट्स करने के लिए और स्पेशली टॉपिक्स हमारे व्यूअर्स तक लाने के लिए आज। धन्यवाद, धन्यवाद। प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। देखिए, टाटा टेक, अदानी ग्रीन और हाईटेक पाइप, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। इसके अलावा जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, कहीं ना कहीं क्लाइंट्स को बाई दिए हैं, तो क्लाइंट्स इनमें लॉन्ग हो सकते हैं। अंशुल जी, हमेशा की तरह आपके साथ शो करके बहुत अच्छा लगा आज। और फिर मिलते हैं हम लोग जल्द ही एक नए बढ़िया से शो के साथ। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नवरात्रि स्पेशल शो मैं और अंशुल जी लेकर आने वाले हैं, तो प्लीज उसका इंतजार कीजिए, जल्द ही आने वाला है आप लोगों के पास। क्यों अंशुल जी? बिल्कुल, कल या परसों इसको रिकॉर्ड करते हैं, और मे बी नवरात्रि के आखिरी दिन या दशहरा के दिन इसको रिलीज करेंगे। चलिए, बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। फेस्टिवल बोनांजा, त्योहारों का मौका है, तो आप लोगों को हम अपने सारे व्यूअर्स को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। अंशुल जी हमारा साथ दे रहे हैं इसमें, इसके लिए इनका फिर से थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। एंड थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स हमारा शो देखने के लिए। नमस्कार।